एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं पीटी 5 और आपके टेस्ट सीरीज का जो पेपर है उसका सोल्यूशन। और इस फिजिक्स सेक्शन में हम क्लास 11th का लास्ट पेपर डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे और यानी कि ऑसिलेशन, और वेव मोशन होगा, दोनों स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव। इसी के साथ ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और उसके बाद 12th वाले सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। देखते हैं आज का पहला प्रॉब्लम जो आपने किया है, वो है इफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम आर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो टाइम पीरियड पूछा है। एक बात बताइए, पोजीशन जो है 1 है, सारे सीजीएस सिस्टम में तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पोजीशन 1 है, वेलोसिटी इज 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर सेकंड एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात बताओ, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस साइन के साथ। एक्सीलरेशन अगर 1 है तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स भी 1 है, तो यहाँ से ओमेगा आएगा 1 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है इतना? ओके। और अगर ये 1 है तो इसका टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, ओमेगा 1 है, 2 पाई बाई 1। ये 2 पाई किसके इक्वल होता है? 2 पाई ही है, तो यहाँ पे सेकंड में इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई सेकंड। बेसिक रिलेशन था आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का। नेक्स्ट पार्टिकल पूछा गया, अ पार्टिकल इज दिस describing SHM with amplitude A. Okay, when the potential energy of particle is 1/4 of the maximum energy during the oscillation. मैक्सिमम एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती है। यानी कि प्रॉब्लम ये बोलना चाहता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी है। अब आप कोई भी रिलेशन जो आप जानते हो वो लगा दो। अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लिखें, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बस यहाँ से क्या ये कैंसिल हो रहा है? तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, और सॉरी ए स्क्वायर बाई 4। तो एक्स इक्वल टू किसके इक्वल होगा? प्लस माइनस ए बाई 2। ये दो पोजीशंस मिल जाएंगे, प्लस माइनस ए बाई 2। यहाँ पे एक ही है ए बाई 2, यहाँ पे मैंने कैपिटल ए लिया है एम्पलीट्यूड को, और इसमें क्या दे रखा है? स्मॉल ए दे रखा है। डन, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। आइए, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए एक पार्टिकल के दो डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। एक बार वो पॉइंट ए पे है और मेन पोजीशन से दूर जा रहा है, एक बार है माइनस पॉइंट ए पर और टुवर्ड द मेन पोजीशन जा रहा है। ये एरो यहाँ पे डैश बनाया गया, इसका मतलब है डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। Okay. आप इनके बीच में फेज डिफरेंस पूछा गया है। एक काम करिए, हम लोग इसको डील करेंगे विद द हेल्प ऑफ फेजर। ओके, तो जब ये पार्टिकल प्लस ए पे और माइनस ए पे है, जब दूर जा रहा होगा तो इसका फेजर यहाँ पे होगा, और जब पास आ रहा होगा टुवर्ड द मीन पोजीशन ऐसा होगा। ये ऐसे ही तो मोशन कर रहा है। तो अगर ये a बाई 2 है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि cos 60 ही 1/2 होता है, और ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। अगर मुझे इनके पोजीशन 1 और पोजीशन बी, ए और बी के बीच में फेज डिफरेंस निकालना होगा, तो यही एंगल होगा। ये एंगल किसके इक्वल होगा? 60 डिग्री या फिर पाई/3। 60 डिग्री या फिर पाई/3। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये 60 कहाँ से आया? तो ये बच्चा ऐसे समझिए कि ये एरो है ना, ये जो फेजर है इसका एम्पलीट्यूड ए है, और ये है 0.5 ए। तो इसको ए कॉस थीटा 1/2 है, तो कॉस थीटा 1/2 हो जाएगा, और फेज एंगल 5/2 हो जाएगा। यहाँ से तो मुझे फेज डिफरेंस बताना था, तो ये आ जाएगा 5/3। ओके, क्लियर? फेजर से करने से प्रॉब्लम आसानी से बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एन ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ अ ब्लॉक अटैच टू स्प्रिंग। इसकी के की वैल्यू दे रखी है। एट सम टाइम टी द पोजीशन फ्रॉम दिस सिस्टम इक्विलिब्रियम, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। पोजीशन दे रखा है, okay, velocity given to you and acceleration is given to you, the amplitude of motion of the block r। अब देखो एम्पलीट्यूड कैसे निकालें। सबसे पहले किसी पोजीशन पे वेलोसिटी गिवन है और आपको एम्पलीट्यूड मोशन एंड मास ऑफ द ब्लॉक बताना है। एक काम करो, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये तो सबको पता है। okay. अब एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सीलरेशन की वैल्यू है 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको 90 ही रहने देते हैं। ओके, 90 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, माइनस हटा देता हूँ, एक्स की वैल्यू बताओ ये क्या है? ये 0.1 है, तो ये ओमेगा स्क्वायर जो है वो आएगा 90/0.1 यानी कि 900, और ओमेगा आ जाएगा 30। ओके, ओमेगा 30 है, तो यहाँ से मास के बारे में बात करनी है। तो एक बात बताइए, ओमेगा किसके इक्वल होता है? अंडर रूट के बाई एम। ओके, तो यहाँ से मास होगा के टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ओके, एम जो होगा के बाई ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो के बाई एम हो जाएगा। ओके, और मास एम इज इक्वल टू के डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। अब के डिसाइड करिए कहाँ से है। के की वैल्यू है 400। ओके, तो यहाँ पे 400 रख दीजिए, और ओमेगा स्क्वायर जो था वो 900 था, तो इसको तो सॉल्व करोगे, ये 4/9 आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0.44। ये तो मास आ गया। मास है
0.44 0.44 एक ही ऑप्शन में है, बाकी सब तो है ही नहीं। अब दूसरा एम्पलीट्यूड निकालना है, इसी वैल्यू में पुट करके एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए करके निकाल सकते हैं, वेलोसिटी से निकाल सकते हैं v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, बट उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मास से ही हमारा काम हो चुका है। ध्यान से देखिए, आप दोनों में से कुछ भी निकालते हैं ना तो भी हो जाता है क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है इस तरीके से देखा जाए तो। प्रॉब्लम नंबर 5 बोला क्या गया है कि एक पार्टिकल है which is executing SHM and at any instant position of the particle is given to you, that is x equal to 7 cos 0.5 pi t, and the time taken by particle reaching from the mean position to extreme position will be, okay, from mean to extreme, time taken by the particle from x equal to 0 to x equal to a is one fourth of the total time period, okay, वन फोर्थ ऑफ द टोटल टाइम पीरियड, क्योंकि वन फोर्थ ऑसिलेशन है, टाइम भी वन फोर्थ लगेगा। अब ये कैसे निकालोगे? इस टाइम को तो 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं ना, टाइम पीरियड इज कॉल्ड 2 पाई बाई ओमेगा, एंड फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी पाई बाई 2 ओमेगा। एंड ओमेगा किसके इक्वल है? ओमेगा इज कोएफिशिएंट ऑफ टी, ओमेगा है 0.5 टी, ओके, पाई बाई 2 एंड ओमेगा इज 0.5 पाई, पाई और पाई कैंसिल होंगे, ये 1 अपॉन 1, आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो टाइम कितना लगने वाला है? 1 सेकंड लगेगा टाइम आपको फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम जाने में। नेक्स्ट प्रॉब्लम ध्यान से देखिए, अबव ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वाटर विथ टाइम पीरियड टी, ओके, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वाटर विथ टाइम पीरियड, व्हाइल द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉब इज टी नॉट इन एयर। सबसे पहले एयर में बताइए किसके इक्वल होता है? एयर में टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ओके, वेयर इन वाटर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, की जगह जी इफेक्टिव होता है 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ऐसा होता है। देन तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड आ जाएगा 3/4, क्योंकि सॉलिड की है 4/3, तो ये बन जाएगा 3/4। तो ये g/4 हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 4 टाइम्स ऑफ एल बाई जी, ओके, 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, एंड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इज 2 टाइम्स ऑफ टी नॉट, ओके, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी नॉट, ओके, जी की वैल्यू चेंज हो गई है, g/4 हो गई, टाइम पीरियड आपकी बढ़ गई है, 2 टाइम्स ऑफ टी नॉट है। बेसिक ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ओके। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन लिक्विड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 1 माइनस सिग्मा बाई रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड। आप जैसे भी नोटेशन में याद किए होंगे, अब मैंने ऐसे भी याद करवाया 1 माइनस छोटा बाई बड़ा, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ रखनी है, तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट वन, a particle a point performs SHM, okay, of simple of time period t, equation of motion is given to you, a sin omega t plus pi by 6, after ellipse of what fraction of time period the velocity of the point will be equal to half of maximum velocity। तो सबसे पहले ये देखो पोजीशन दिया है, पोजीशन इज a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 6, ये क्लियर हुआ? Okay. अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी वेलोसिटी के बारे में बात करनी है, तो या तो मैं डायरेक्ट फेजर से वेलोसिटी सॉल्व करूं, बट यहाँ पे हाफ ऑफ मैक्सिमम है, तो ना वो मीन है ना एक्सट्रीम है, तो डायरेक्ट मैं फेजर पे नहीं जाऊंगा, मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा, एक बार डिफरेंशिएट कर लूंगा। डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो ये आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, ओके, पाई बाय 6, और ये है मैक्सिमम वेलोसिटी बाई 2। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है? a ओमेगा बाई 2, ओके। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये a ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, एंड आंसर आएगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2, इसकी वैल्यू होती है कॉस पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 3, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब इसको कंपेयर करो तो, ओके, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू पाई बाई 3, ओके, सॉल्व करोगे ओमेगा टी आएगा पाई बाई 6, ओके, एंड टाइम आएगा पाई बाई 6 ओमेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड अगर आपको चाहिए, ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिखोगे तो इसको हम t/12 भी लिख सकते हैं, ओके। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर ही करेक्ट हो जाएगा, क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7, ओके। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन टू यू, दैट इज माइनस ऑफ बीटा एक्स माइनस 2, ये 2 से कोई लेना देना नहीं है, ये जो टर्म है ये ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ बीटा, ओके, एंड द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ बीटा, ये है टाइम पीरियड, ओके, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट, क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड स्टेशनरी लिफ्ट इज √5, ओके, इट मींस टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट
एल बाई जी इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव। ओके, ऐसा गिवन है। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन जी बाई फोर, जी डैश इक्वल टी डैश इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाई इफेक्टिव जी इज जी प्लस ए। ओके, अब सोचो जरा, यहाँ पे टी बाई टी डैश निकालना हो, अंडर रूट क्या होगा, जी प्लस ए अपॉन जी, यही तो होगा। जी प्लस ए ऊपर चला जाएगा, जी नीचे, एल एल कैंसिल, टू पाई कैंसिल। ये बताओ कितना होगा, जी प्लस ए इज जी बाई फोर अपॉन जी। क्या ये अंडर रूट फाइव जी बाई फोर इंटू जी होगा, ये कैंसिल होगा। ओके, टी बाई टी डैश इक्वल टू अंडर रूट फाइव बाई फोर। ओके, मुझे ये निकालना है टी डैश इक्वल टू फोर बाई रूट फाइव इंटू टी, दैट इज इक्वल टू फोर बाई रूट फाइव, एंड टी खुद रूट फाइव दिया हुआ था, तो क्या ये 4 सेकंड है? ओके, सॉरी ये फोर नहीं होगा, स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ टू आएगा, यहाँ पे भी टू आएगा, यहाँ पे भी टू आएगा, फाइनल आंसर कितना आएगा, 2 सेकंड आ जाएगा। क्लियर है? ओके, ये बन जाएगा 2 सेकंड। क्लियर, वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक था, रूट फोर के बाहर टू आएगा। क्लियर? ओके, चलिए, तो ये तो बेसिक फॉर्मूले पे प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज क्या बोला है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम दे रखा है। हमको पता है डी टू एक्स बाई डी टी टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू फोर है, और यहाँ ओमेगा किसके इक्वल होगा, 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इज 2 रेडियन पर सेकेंड। अब पूछा क्या गया है, हाइट ऑफ द शिप अबव मेन पोजीशन इज इक्वल टू 1 मीटर, मतलब एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 मीटर। ये दो डेटा गिवन है। अब पूछा गया मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू होता है ए ओमेगा, और ए है 1 ओमेगा इज 2, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज ऑल्सो given in these options, that is equal to a times of omega square, which is equal to a multiplied by omega square 2 square, and it is going to be 4 meter per second square. Okay, now you have to mark correct answer. Okay, maximum acceleration is 2 meter per second square. No, it is wrong because it is 4. Okay, maximum velocity 1 meter, ये भी गलत है। maximum velocity 2 meter per second ये correct है, and maximum acceleration 4 मीटर है, ये भी incorrect है। Okay, तो केवल correct option ही बताना था, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर? अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अ मास ऑफ 5 केजी व्हिच इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर एंड हेल्ड इन द पोजीशन सो दैट स्प्रिंग रिमेन्स अनस्ट्रेच्ड, मतलब ये अपने नेचुरल लेंथ पे है, मीन पोजीशन पे भी नहीं है, ये कहाँ पे है, नेचुरल लेंथ पे है। अब यहाँ से स्प्रिंग को रिलीज किया जाता है, मास इज रिलीज, दे बिगिन टू अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन। ओके, तो एम्पलीट्यूड बताना है, नेचुरल लेंथ से यहाँ पे मीन पोजीशन पे आएगा, और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, और ये नेचुरल लेंथ आपका इनिशियल एक्सट्रीम पोजीशन होगा, क्योंकि ऑसिलेशन तो इसी के बीच में ऐसे ही होगा ना, इस तरीके से। क्लियर? ओके, तो ये मेन पोजीशन पे फोर्स जीरो होगा, यहाँ पे ऊपर की ओर के एक्स लगेगा, और नीचे की ओर एम जी लगेगा, और जो ये एक्स होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में ध्यान से देखिए, के एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी, और एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एम जी बाई कॉन्स्टेंट के। एम कितना है, एम इज गिवन टू यू 5 इंटू जी 50 ऑन के इज 200, ए इज 200, ये कैंसिल होगा, और 1/4 मीटर, 1/4 मीटर किसके इक्वल होगा, 0.25 मीटर, ये आपका आंसर होगा। ओके, 0.25, 0.25 तो नहीं है। ओके, 0.5 है, ये नहीं हो सकता, ये नील से एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में होगा। ओके, 0.1 भी नहीं है, 0.2 और 0.3 में क्या लगाएं, चलिए राउंड ऑफ करते हैं एक डेसिमल पे, तो यही लगा सकते हैं आप, क्योंकि दोनों पास में है, बट 0.25 में 5 से ज्यादा नहीं है, पीछे इवन है, तो आप इसको 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, 0.25 इज द एग्जैक्ट आंसर। अब आइए नेक्स्ट करते हैं, ऑब्टेन द कोरिस्पॉन्डिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्स प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर रिवॉल्विंग द पार्टिकल पी विल बी। ओके, मुझे इनकी इक्वेशंस बतानी है, और एक पार्टिकल जो कि फेजर पे यहाँ पे है, एक पार्टिकल जो फेजर पे यहाँ पे है। पहले तो फेजर को समझो, ध्यान से देखो, ये फेजर एंगल होता है यहाँ पे 0, ये 90 होता है, ये 270 होता है, सॉरी ये 180 होता है, और ये 270 होता है। क्लियर? ओके, यहाँ पे जब पार्टिकल होता है तो उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ओके, इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू माइनस ऑफ ए साइन ओमेगा टी, और यहाँ से जब पार्टिकल स्टार्ट करता है तो ये होती है x इक्वल टू माइनस ऑफ ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर है यहाँ तक? सुनिए ध्यान से, जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा मीन पोजीशन से, तो साइन होगा, पहली बात तो साइन है चारों में, उस पर से नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव तो नहीं होगा, इसे कैंसिल कर दो। ओके, ये पॉजिटिव नहीं होगा, इसे भी कैंसिल कर दो। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो कॉस होगा, ये बात तो पक्की है, कॉस चारों में है, और माइनस कॉस होगा तो ये प्लस कॉस भी कैंसिल हो गया, और बस। ओके, तो या तो ये ऑप्शन करेक्ट है, या तो 1 है, या तो 3 है। अब दूसरी बात ध्यान से देखिए, इसका ओमेगा निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम पीरियड।
ओमेगा आएगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड 2 है, टाइम पीरियड 2 है तो ये पाई ही आ जाएगा, इसमें पाई ही होगा, पाई टी होगा, इसमें पाई टी होगा। देन ओके, इसके बाद इसका जब टाइम पीरियड 4 सेकंड है तो इसका ओमेगा निकालोगे, 2 पाई बाई टाइम पीरियड 4, ये आ जाएगा पाई बाई 2। ओके, तो इसमें भी पाई बाई 2, इसमें भी पाई बाई 2 है, ये दोनों ही ऑप्शन सेम है, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। ध्यान से देखिए, ये सारे इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन है, ये भी और ये भी। ओके, तो इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन पार्टिकल इज हाफ वे ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन इज, मैक्सिमम एनर्जी के टर्म में बताना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पहले बताइए क्या होगा। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, और जब हाफ वे फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन तो एक्स जो है वो ए बाई टू है। ओके, तो आगे पुट कर दो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए बाई टू का होल स्क्वायर। क्या आपको नहीं था कि यहाँ पे 4 आ गया, 1/4 टाइम्स ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर जो है वो मैक्सिमम एनर्जी या टोटल एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी का ये कितना पोर्शन है, 1/4 पोर्शन है। क्लियर? टोटल एनर्जी का कितना पोर्शन आएगा, 1/4 पोर्शन आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ पार्टिकल ऑफ मास m execute SHM with amplitude a and frequency nu. Okay, the average kinetic energy during the motion of the particle of equilibrium. देखिए, एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होता है, ये हाफ ऑफ टोटल एनर्जी होता है। हाफ ऑफ टोटल एनर्जी होता है 1/4 टाइम्स ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो। अब ओमेगा को 2 पाई एफ लिख दें। ओके, तो 2 पाई एफ होल स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एफ नहीं था, न्यू था, तो न्यू लिख सकते थे। ओके, तो ये बताइए कितना होगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 कैंसिल होगा, पाई स्क्वायर एम न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, पाई स्क्वायर एम न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। केवल नोटेशन चेंज किया गया, बाकी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत तो नहीं है। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट मास m इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ अ मासलेस वायर जिसकी लेंथ l है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया a है। इफ y इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर, देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ध्यान से देखो, एक वायर है, इससे एक ब्लॉक अटैच किया गया। डन। ओके, तो हम क्या करते हैं, वायर का यंग्स मॉडुलस ए है, वाई है, एरिया ए, लेंथ एल है, कि वायर को हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग ट्रीट करते हैं। अ वायर इज इक्विवेलेंट टू अ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट वाई ए बाई एल, और इसका मास एम है। इसका टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ओके, तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड अंडर रूट के बाई एम, अंडर रूट के बाई एम, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के इज इक्विवेलेंट टू वाई ए बाई एल, वाई ए बाई एम इंटू एल। ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर द फ्रीक्वेंसी। ओके, 1 अपॉन 2 पाई वाई ए बाई एम एल, वाई ए बाई एम एल। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। A particle execute SHM types x equal to a sin omega t and it takes t1 time to travel from 0 to a by 2 and now a by 2 to a. Okay, तो कितना T1 T2 का रेशियो होगा, आंसर तो 1:2 हो जाएगा। बोलो सर आपने इतना जल्दी कैसे कर दिया, बताता हूँ सुनो। 0 पे था, a बाई 2 पे चला गया, तो कहीं यहाँ पे था, और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम होगा, तो ये बताओ अगर ये a बाई 2 है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो शुरू में कितना चला होगा, 30 चलने में T2, तो 60 चलने में T1 और T2। ये बताओ T1 बाई T2 किसके इक्वल होगा, वो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ही तो होगा, 30/60, 1/2 हो जाएगा। तो कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप फेजर लगा के सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप इक्वेशन लगा के सॉल्व करिए। यहाँ से यहाँ का टाइम आएगा T/12, फिर आगे आएगा T/6, फिर सॉल्व करेंगे, उनका रेशियो 1:2 आएगा। क्लियर? ये नेक्स्ट, इसमें क्या पूछा गया, पार्टिकल ऑफ मास 4 केजी मूविंग सिंपल हार्मोनिकली एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन गिवन है आपको। ओके, तो देखो टाइम पीरियड पूछा गया। एक काम करो, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सबको पता है। ओके, यहाँ पे मुझे किसी गिवन एक्स पे दैट इज 0.2, तो वो पोटेंशियल जी की वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू हाफ मास इज 4 ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर, एक्स इज 0.2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब ये कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, ये 2 आ गया। ओके, 1 इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 0.04। ओके, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू 0.04। अब मैं ऐसे करता हूँ, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 25/2 आ जाएगा ये। ओके, और ओमेगा आ जाएगा 5/√2। मुझे टाइम पीरियड बताना है, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई डिवाइड बाई 5/√2, और 5/√2 कुछ ऐसा आता है। ठीक है, 2 पाई 5/√2। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ। क्लियर? नेक्स्ट वन,
फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछा गया है, पहले आपको के इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। ये दोनों के और के किसमें है, पैरेलल में, ओके, तो ये तो 2 के बन जाएगा, और ये के और के किसमें है, सीरीज में, तो ये के बाई 2 बन जाएगा। लेकिन अभी ये दोनों आपस में भी किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो 1 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लगाओगे, 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू। अब 1 बाई के वन कितना है, 1 बाई के वन इज के, 2 के लिख लो, ओके, 2 के और प्लस 1 अपॉन के बाई टू, तो इसको हम 2 बाई के लिख सकते हैं, ओके। अब तुम सॉल्व करोगे, के इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये आएगा 2 के बाई 5, के इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 के बाई 5। अब मुझे फ्रीक्वेंसी बतानी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट के इक्विवेलेंट बाई मास एम, ओके, 1/2 पाई अंडर रूट के इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, 2 के बाई 5 इंटू एम, 2 के बाई 5 इंटू एम, 1/2 पाई 2 के बाई 5 एम, क्लियर, ओके। एक मास ही तो था, बस के की जगह आपको के इक्विवेलेंट पुट करना था, ओके। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अ क्यूबिकल बॉडी ऑफ साइड 10 to the power minus 1 meter and mass given to you, okay, this much is floating in water. What is the when it is placed inside water, the it is released the SHM का टाइम पीरियड क्या होगा, सिंपल सी बात है। ऐसे समझिए, कोई भी ब्लॉक है, वो अभी इक्विलिब्रियम में ऐसे है, जब इसको हम डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है। अब इसका मास अगर m है, ओके, और इसकी डेंसिटी लिक्विड की रो है, तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। डायरेक्ट 2-3 रिजल्ट है जो याद होना चाहिए, निकाल तो सकते हैं बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। 2 पाई अंडर रूट मास बाई रो ए जी, ओके, या फिर या फिर P इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, और एल होता है सबमर्ज लेंथ। एल क्या होता है, सबमर्ज लेंथ, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे पास क्या है, मास दे रखा है, एरिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, जी है, तो फिर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, ओके। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास, मास ऑफ द बॉडी इज 2 × 10 to the power-3 केजी में दे रखा है, डेंसिटी 10 to the power 3, वाटर की डेंसिटी है, लिक्विड की, एरिया साइड का स्क्वायर, साइड है 10 to the power 1 उसका स्क्वायर -2 होगा, इंटू जी, जी इज 10, ओके। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर पाइए। 2 पाई इंटू, ये बताओ, 2 10 to the power आएगा 2, ऊपर जाएगा 5, 2 × 10 की पावर -5, ओके, 2 इंटू, इसे ऐसे लिख दीजिए, 2/10 to the power 5, ये नीचे आके प्लस हो जाएगा 6, 7 -2 5, यहाँ से 100 कॉमन ले लो और ये 2/10 हो जाएगा, ओके, 2/100 कॉमन ले लिया, 2 पाई अंडर रूट 2/5, ओके। और अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे, ये 2 पॉइंट सम वैल्यू आएगी, इसको इसको कैंसिल करोगे, और ये पाई 3.14 आएगा, 3.14 इंटू 1.4 के आसपास, 0.2 के आसपास आएगा, ओके। अब क्या करना है, इसे थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अब आपको यहाँ पे, डेटा थोड़ा खराब है। 2 पाई अंडर रूट एम मास 2 × 10 to the power-3, एरिया आपको गिवन है, ये भी सही है, इंटू जी, ठीक है, गुड। चलिए आइए अब कुछ करते हैं, एक ऑप्शन प्रेडिक्ट करते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखो 0.28 है, मुझे डेसिमल ही प्रेडिक्ट करना है कि कितने डिजिट पे डेसिमल लगाएं। तो ये करते हैं 0.4, ये डेसिमल के एक प्लेस पे आएगा, ठीक है, ओके। जैसे कि ये 1.414 और ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो डेसिमल के एक प्लेस पे आएगा, ओके। 2 पाई ये 6 होगा, तो क्या ये 0.6 है, मतलब कुछ ऐसा होगा, पॉइंट वो एक पॉइंट में आएगा, एक पॉइंट बाई 100 जो होगा, वो आपके पास 2 पॉइंट तो कम से कम आ रहा है, ऑप्शन तो यही दिख रहा है, 0.028, ओके। इसके अलावा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है आपके पास, क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 28 तो दूर दूर तक नहीं है, 28 2.8 नहीं है, डेसिमल के दो प्लेस तक मिनिमम जा रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, क्लियर है, ओके। वो 100 की वजह से ऐसा हो रहा है, बाकी आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन मिला लीजिएगा एक बार, ओके। चलिए आइए, कई बार एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, तो इसी तरीके से प्रेडिक्ट कर लिया करिए, ओके। अरे वाह, जो अभी क्वेश्चन किया वही तो एग्जैक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, टाइम पीरियड पूछा हुआ है ऑसिलेशन का, 2 पाई अंडर रूट एम बाई ए सिग्मा इंटू जी, कर पाएंगे इसको, ओके। चलिए छोड़ देता हूँ मैं इसको, आसानी से कर लीजिएगा। नाउ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल जिसका मास गिवन है 0.1 केजी, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट इज गिवन बाय दिस मच, ओके। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, ये कितना है, 5x² माइनस कितना होगा, 20x, फोर्स निकालोगे, ये आएगा माइनस ऑफ du/dx, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, माइनस ऑफ 10x प्लस 20, ये फोर्स है, ओके।
और ऐसा फोर्स जो है एसएचएम कराता है, और इसको अगर हम जीरो कर देंगे तो एक्स इक्वल टू आएगा 2 मीटर, ये आपका आ जाएगा मीन पोजीशन। ओके, और स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना आएगा, ये जो एसएचएम का कांस्टेंट होगा ये 10 होगा। ओके, एक एक करके बात करते हैं। द पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, गलत है। ओके, इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ वेरिएबल फोर्स व्हिच डिपेंड्स ऑन एक्स। नाउ स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 2 मीटर। एक्स इक्वल टू 2 मीटर मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी स्पीड मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, दूसरा है द पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, ये बात भी सही है। ओके, क्योंकि एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है तभी तो हम मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं, ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, नाउ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज, टाइम पीरियड निकालने का तरीका तो यही है ना, 2 पाई अंडर रूट m/k। ओके, और मास किसके इक्वल है, मास है 0.1 अपॉन के 10 है, ये 1/100 होगा, बाहर 10 आ जाएगा, 2 पाई/10 या फिर पाई/5 सेकेंड्स। कितना आ रहा है, पाई/5 सेकेंड्स। ओके, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पाई/5 सेकेंड, ये भी सही है। बी, सी और डी ये तीनों ही करेक्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे आप, फोर्थ। ओके, डी करेक्ट हो जाएगा आपके लिए। चलिए अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन अ बॉडी ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली विद टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। डन। ओके, आफ्टर व्हाट टाइम इट्स काइनेटिक एनर्जी विद 75% ऑफ द टोटल एनर्जी, 75% ऑफ द टोटल एनर्जी होनी चाहिए। ओके, तो आप ऐसे समझिए कि उस पार्टिकल को ये कहाँ पे होगा, मान लेते हैं कि वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ओके, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 75%, जिसको हम 3/4 बोलते हैं, 3/4 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट। 4a² माइनस 4x² इक्वल टू क्या होगा, 3a²। अब ऐसे निकालोगे इसको, तो ये आ जाएगा a² इक्वल टू 4x² एंड x इक्वल टू a² बाई 2, सॉरी a/2 प्लस माइनस a/2। इसका मतलब है कि जो पार्टिकल है वो फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a/2 जाता है। अब x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a/2 जाने के लिए, ये अगर फेजर डायग्राम पे मैं देखूं तो क्या ये 30 डिग्री घुमा है, देखो ये जीरो फेज है, और ये यहाँ पे पहुंच चुका है जिसका फेज है यहाँ पे a/2, ये 30 डिग्री मतलब कि 60 डिग्री आएगा, तभी तो 60 आएगा। ये घूमा कितना है, घूमा है 30 डिग्री। ओके, और 30 डिग्री घूमने का टाइम कितना होता है, t/12। ओके, 360 डिग्री में टाइम ऐसे यूनिटरी मेथड लगा दो, 360 में t है तो 30 डिग्री कितने में चलेगा, t/12 में। टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड, 2/12 आंसर आएगा 1/6 सेकेंड। ओके, टाइम आएगा 1/6 सेकेंड। ये एक अप्रोच है, ऐसे बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई बेटर अप्रोच है तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि इक्वेशन से लगा सकते हैं आप, x इक्वल टू a sin ओमेगा t से लगा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, आप कैसे भी कर डालो। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू यू k नॉट cos स्क्वायर ओमेगा t। आइए देखते हैं, इस तरीके के जब भी लिखा जाए तो ये जो चीज है, यही होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यही होता है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और यही होता है टोटल एनर्जी। क्या पूछा है, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सेम है, के नॉट एंड के नॉट। ओके, के नॉट एंड क्यू नॉट, इस तरीके के फॉर्मेट में ये जो एम्पलीट्यूड होता है वही ये आपका होता है। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, u इक्वल टू रहेगा तो के नॉट ही एम्पलीट्यूड, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह केवल साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ये एक रेजोनेंस का टॉपिक है, और ये टॉपिक श्योर नहीं हम लोग की है भी कि नहीं आपके सिलेबस में, बट इनटेक से बचने के लिए हम लोग कुछ भी कर दे रहे हैं, क्योंकि टॉपिक कई बार इधर-उधर से आ जाते हैं, रिलेटेड टॉपिक भी आपसे क्वेश्चन में आते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी देखिए। एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है। ओके, सुनिए, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है बताते हैं। जब 2 चीज़ें आपस में वाइब्रेट करती हैं और उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करती हैं, मैच करेंगे तो उस कंडीशन को हम रेजोनेंस बोलते हैं, और उससे क्या होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी धीरे-धीरे बढ़ता है, एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी बढ़ जाती है। क्लियर? ओके, तो ये 4 पेंडुलम है। ओके, अब 4 पेंडुलम है तो सबका टाइम पीरियड इसी फॉर्मूले से निकलेगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ओके, अगर एल सेम होगा तो टाइम पीरियड भी क्या रहेगा, सेम। ए और सी दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का टाइम पीरियड भी सेम होगा, और ये इलास्टिक सपोर्ट होगा। इलास्टिक सपोर्ट का मतलब कि ये वाली जो वाइब्रेशन यहाँ से जाएगी वो इनको भी मिलेगी, इनको भी मिलेगी, इनको भी मिलेगी। ठीक है, पूछा क्या गया है, डी विल वाइब्रेट विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, नहीं। ओके, ए के साथ सी वाइब्रेट करेगा, सी विल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब जहां रेजोनेंस होगा वहीं तो वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? ओके,
ए और सी, अगर ए को वाइब्रेट करते हैं तो सी तेजी से वाइब्रेट करेगा, बी और डी उतनी तेजी से वाइब्रेट नहीं करेंगे। तो कंडीशन ये है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब दोनों की क्या सेम होनी चाहिए, लेंथ सेम होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, अ सिंपल पेंडुलम इज माउंटेड ऑन द ट्रक मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ध्यान से देखना। ओके, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल इंक्रीज, गलत बात है। अगर एक्सीलरेशन ही जीरो हो गया तो टाइम पीरियड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, टाइम पीरियड तो वही रहेगा जो रुके हुए ट्रक के लिए था, जो कि है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। जब तक कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है, टाइम पीरियड पे कोई चेंज नहीं होता, और यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना, चलना ना चलना सब बराबर है, कोई फ्रेम में चेंज ही नहीं हुआ आपकी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम विल डिक्रीज, ये तो और गलत हो गया ना। ओके, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे दोनों ही असर्शन और रीजन क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज शोन इन फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, इनकरेक्ट बताना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम है, देखो ध्यान से, शुरू में पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, फिर मीन पे है, फिर एक्सट्रीम पे है, फिर मीन पे है, फिर एक्सट्रीम पे है, फिर मीन पे है, ऐसा हो गया। फोर्स इज जीरो एट टी इक्वल टू थ्री टी बाई फोर, टी इक्वल टू थ्री टी बाई फोर पे मीन पोजीशन पे है, और मीन पोजीशन पे फोर्स जीरो होता है, ये बात तो सही है। ओके, आपसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया। ओके, बाद में करेंगे। एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम एट टी इक्वल टू टी, टी इक्वल टू टी पर पार्टिकल जो है एक्सट्रीम पे है, एक्सट्रीम पे फोर्स ज्यादा होता है और एक्सीलरेशन भी ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, ये भी बात सही है। क्लियर। ओके, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट टी टी इक्वल टू टी बाई फोर, टी इक्वल टू टी बाई फोर पे मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी दोनों मैक्सिमम होती है, ये भी करेक्ट है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन एट टी इक्वल टू टी बाई टू, देखो टी इक्वल टू टी बाई टू ये है, और इस समय पार्टिकल है एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी तो सबसे मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो। ओके, ये दोनों आपस में इक्वल कैसे हो सकते हैं, यही इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट है, और हम यही ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रही है। क्लियर। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर पढ़ते हैं। 27। ओके, cylindrical piece of cork density rho, base area A and height h float on the liquid of density rho L. The cork is depressed slightly and they release, find out the time period of SHM, सेम प्रॉब्लम है, याद करिए। टाइम पीरियड T इक्वल टू क्या आया था, 2 पाई अंडर रूट मास ऑफ द सिलेंडर अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एरिया इनटू क्या होगा, इंटू जी। ओके, अब तुम इस मास को कैसे लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, एरिया इंटू हाइट। ओके, और अपॉन रो लिक्विड एरिया इंटू जी, अब एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा, रो एच बाई रो एल इंटू जी, रो एच बाई रो एल इंटू जी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कोरिस्पॉन्डिंग टू टाइम पीरियड। ये सब आपको याद होने चाहिए, हर अच्छे बच्चों को ये सारे क्वेश्चन याद होते हैं। मैनोमीटर का टाइम पीरियड याद होना चाहिए, अर्थ के अंदर टाइम पीरियड याद होना चाहिए, सब क्लासरूम में आप किए होंगे, और ये जरूर याद होने चाहिए। Now, the potential energy of harmonic oscillator of mass 2 kg, mean position is this much. Okay, पोटेंशियल मीन पोजीशन गिवन है, याद रखिएगा। आप मीन पोजीशन पे पोटेंशियल को जीरो मानते हो, यानी कि ये सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और ये कितना है, 5 जूल है, जो कि जीरो नहीं है। टोटल एनर्जी 9 जूल है, टोटल एनर्जी 9 जूल हो गया, तो वहां की काइनेटिक एनर्जी तो मिल जाएगी ना, टोटल एनर्जी माइनस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और ये सबसे मैक्स होगी, ये कितनी होगी, मिनिमम, ये आएगा 9 माइनस फाइव इक्वल टू 4 जूल। ओके, 9 माइनस फाइव इक्वल टू क्या आएगा, 4 जूल, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो अब ऐसे लिख दीजिए, हाफ एम इंटू वी मैक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 4 जूल, और मास 2 है, हाफ इंटू टू इंटू वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा। इट मीन्स की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम स्पीड किसके इक्वल होता है, ये होता है ए ओमेगा। ठीक है, ओके, तो मैक्सिमम स्पीड है ए इंटू ओमेगा इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ए इज 0.01 इंटू ओमेगा इक्वल टू 2, तो ओमेगा आएगा 200, ओमेगा कितना आएगा, 200। अब बताइए टाइम पीरियड किसके इक्वल है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई 200, फाइनल आंसर इज पाई बाई 100, पाई बाई 100 सेकेंड, पाई बाई 100 सेकेंड, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। In order that the resultant path of a superimposing two mutually perpendicular SHM be a circle, mutually perpendicular SHM कब बनते हैं, जब कोई x में और y में दो SHM मिलते हैं, ठीक है, और उनका सुपरपोजिशन होता है, पार्टिकल के डिफरेंट पाथ्स होते हैं, लाइक सर्कल, इलिप्स, ओके, और कुछ और भी कुछ इस तरीके के इलिप्स और स्ट्रेट लाइन, ऐसा बनता है, और इसको हम लोग बोलते हैं लिसाजस फिगर। ठीक है, क्या बोलते हैं,
लिसाजस फिगर, ओके। ये आप पढ़िएगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो। उसका एक स्पेशल केस है कि सर्कल कब बनता है। सर्कल तब बनता है जब एम्पलीट्यूड सेम होता है और फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का होता है, ओके। तो एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ एसएचएम शुड बी इक्वल एंड फेज डिफरेंस शुड बी पाई बाई 2। यहाँ पे एम्पलीट्यूड बराबर नहीं है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड इक्वल है लेकिन फेज डिफरेंस को जीरो कर दिया, ये तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ओके। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ये स्टैंडर्ड केस है, आपको याद रखना पड़ेगा। जिनको याद नहीं है वो पढ़ लेंगे दोबारा से। चलिए देखते हैं। द पावर ऑफ साउंड फ्रॉम द स्पीकर ऑफ रेडियो इज 20 मिलीवॉट, okay, the power sound from speaker. By turning the knob, the volume control of the power, the sound is increased to 400 milliwatt, okay, यानी कि आप 20 मिलीवाट से 400 पे चले जाते हैं। पावर इंक्रीज इन डेसिबल, डेसिबल में कितना होगा, तो देखो डेसिबल में साउंड लेवल का जो डेफिनेशन होता है डेल्टा एल, कितना चेंज होता है, ये होता है 10 लॉग, ओके, आई टू बाई आई वन, यही तो होता है, okay। अब ये 10 लॉग, लॉगरिथमिक स्केल पे डेसिबल मेजर किया जाता है, ओके। आई टू कितना है 400 मिलीवाट अपॉन 20, ये तो 20 ही हो जाएगा। 10 लॉग 20 इतना ही आएगा डेसिबल में। अब इसको सॉल्व कैसे करें, 10 लॉग 20 को 2 इंटू 10 लिखा जा सकता है, ओके। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 ln 2 प्लस ln 10, ठीक है। log 10 बेसिस पे अगर बात करें तो ये 10 है, और log ये 10 बेसिस पे है, ln नहीं है बेसिकली, ओके। तो ये 0.30 होता है, और log 10 की वैल्यू 1 हो जाती है, ln नहीं है। तो ये 10 इंटू 1.3, ये आ जाएगा 13, और यूनिट क्या होगी इसकी, डेसिबल। तो इसका मतलब जब आप 20 से 400 मिलीवॉट करते हैं तो डेसिबल में कितना इंक्रीमेंट करते हैं, डेसिबल में इंक्रीमेंट है आपका 13 डेसिबल, ओके। इतनी ज़्यादा आपकी साउंड बढ़ जाती है ओरिजिनल पावर के कंपेयर में, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव आपको दिया हुआ है, ओके। और इससे हमको एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के बारे में बात करनी है। तो एक बात सोचिए, एम्पलीट्यूड किसके इक्वल है, ये तो है 4 सेंटीमीटर, सीधे सीधे देखो ये 4 सेंटीमीटर। कोफिशिएंट ऑफ टी होता है ओमेगा, ओमेगा टी। ओमेगा जो होगा वो पाई बाई 5 है, क्या ये चलेगा इतना। फ्रीक्वेंसी निकालोगे ओमेगा 2 पाई एफ आएगा, इसको हम 2 पाई एफ बोलेंगे, पाई से पाई कैंसिल होगा, एफ इक्वल टू 1/10 आएगा, यहाँ तो 20 है, ये गलत है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आइए यहाँ पे के, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो के जो है वो पाई बाई 9 है, और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या होगा 18 सेंटीमीटर, ये करेक्ट मिल गया पहला ऑप्शन, ओके। एंड वेव वेलोसिटी क्या होती है, वेव वेलोसिटी होती है कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1/9, आंसर आ जाएगा 9/5 सेंटीमीटर पर सेकंड, जबकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, ओके। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट, द वेलोसिटीज ऑफ साउंड एट द सेम प्रेशर इन द टू मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक का मतलब गामा सेम है, प्रेशर भी सेम है, तो अब बताइए स्पीड ऑफ साउंड किसके इक्वल होता है, अंडर रूट गामा पी बाई रो। अब दो अलग अलग लिक्विड होंगे तो V1 बाई V2 किसके इक्वल होगा, अंडर रूट रो टू बाई रो वन, ओके। एंड रो टू कितना है, रो टू बाई रो वन बाई रो टू आपको 1/4 दे रखा है, ये तो 1/4 होगा, एंड 1/4 का रूट क्या होता है 1/2, तो V1 बाई V2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। बेसिक फॉर्मूला है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट है, स्ट्रिंग अंडर अ टेंशन ऑफ 129.6 produces 10 beat per second when it is vibrate along a tuning fork. When the tension string is connected to increase to 160, it sound with another unison, unison मतलब same frequency, okay, with the same tuning fork, okay। यानी पहले इसकी फ्रीक्वेंसी कम थी और ट्यूनिंग फॉक की ज्यादा थी, तो मान लो कि ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट, ओके। तो बताइए एफ नॉट माइनस इसकी अपनी पहली फ्रीक्वेंसी, ये कितनी बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये 10 है, क्लियर, ओके। तो एफ नॉट माइनस 10 इज इक्वल टू, ये मैं एफ नॉट ट्यूनिंग फॉर्म की फ्रीक्वेंसी मान रहा हूँ, ये एफ वन है, ओके। और बाद में आफ्टर सम टाइम जब हम टेंशन बढ़ा देते हैं, अब इसकी फ्रीक्वेंसी एफ टू हो जाती है, जो कि एफ नॉट के इक्वल हो जाती है, इसको यूनिसन कंडीशन बोल देते हैं। तो अब बोलोगे कि ठीक है सर इतना समझ में आ गया, अब ये बताइए कि एफ इनका रेशियो निकालो, एफ नॉट माइनस 10 बाई एफ नॉट इक्वल टू एफ वन बाई एफ टू, ओके, एफ वन बाई एफ टू। और एफ जो होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये होता है 1/2L फंडामेंटल की अगर बात करें, अंडर रूट टी बाई म्यू, ओके। लेंथ सेम है, म्यू सेम है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी तो सेम होगा, अंडर रूट T1/T2, बस इतना ही करना है, ओके। तो इसको डिवाइड करोगे तो 1 - 10 बाई एफ नॉट इक्वल टू अंडर रूट T1, T1 इज 129.6 अपॉन
अपॉन 160। अब ये डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पता है, ये हमें तो पता है, शायद आपको ना पता हो। इसको जब डिवाइड करोगे ना, तो ना इसका रूट मिलेगा ना इसका रूट मिलेगा, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली 0.81 जरूर बन जाएगा। क्लियर है? ओके, ये हमें पता है, शायद आपको ना पता हो, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पे। 1 - 10/f0 इक्वल टू, ये आएगा 0.9। ओके, तो ये 0.9 से गुना कर दोगे, 1 - 10 इक्वल टू 0.9f0। अब यहाँ से हम्म, 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 ये 1 नहीं है, अच्छा, 1 - 10/f0 इक्वल टू 0.9। अब ये 0.9, ये f0 इधर ही रहने दो, 0.9 10/f0 ही रहने दो। ओके, 10/f0, ये 0.9 इधर जाके माइनस होगा, तो ये 0.1 इक्वल टू 10/f0 है। f0 आएगा 10/0.1। 10/0.1 होता है 100। 10/0.1 होता है 100। ये है 100 हर्ट्ज। क्लियर? ओके, ये बन जाएगा आपके लिए। अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड कंटेन एयर प्रोड्यूसेस व्हेन एक्साइटेड द फंडामेंटल नोड ऑफ 512। ओके, अब ये कैसा है? क्लोज ट्यूब है। ओके, 512 का जब ये ओपन होगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है वो 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है, कि V/2L V/4L। ये दो से बस गुना कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 512 हर्ट्ज, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 512 हर्ट्ज कितना हो जाएगा? 1024 हर्ट्ज। 1024 हर्ट्ज। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसवर्स वेव आर बीइंग प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग whose इक्वेशन y इक्वल टू दिस मच, ये दिया हुआ है आपको। इफ लीनियर डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग इज दिस मच, कुछ केजी पर मीटर, तो टेंशन बताना है। सबसे पहले एक काम करिए, स्पीड बताइए, वेव की स्पीड v इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ t दैट इज 30 बाय कोफिशिएंट ऑफ x। क्या ये 30 मीटर पर सेकंड है? ओके, 30 मीटर पर सेकंड है, या सेंटीमीटर पर सेकंड है? एक्स एंड वाई सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर पर सेकंड है। डन। ओके, कोफिशिएंट ऑफ p बाय कोफिशिएंट ऑफ x 30 सेंटीमीटर पर सेकंड है। इसको हम 0.3 मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो वेव स्पीड होती है वो तो होती है अंडर रूट टी बाई म्यू। ओके, तो टेंशन किसके इक्वल होगा? टेंशन होगा म्यू टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर। ओके, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ है 1.3 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 का होल स्क्वायर। ओके, तो 1.3 इंटू 0.09 इंटू 10⁻⁻4। ओके, और अब आप इसे आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। 36। A resonance tube of length 1 meter is resonated with tuning fork of frequency 300 hertz. Okay, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330। तो आप यहाँ से एक काम करिए, v इक्वल टू एफ लैम्डा निकाल के लैम्डा निकालो। लैम्डा आएगा v डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, एंड स्पीड इज 330। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी इज 300, ये आएगा 1.1 मीटर। 1.1 मीटर। ओके, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स दैट प्रोड्यूस इन द ट्यूब, ये रेजोनेंस ट्यूब है। रेजोनेंस ट्यूब में ऐसा समझिए, ये जो ट्यूब होता है इसके डिफरेंट डिफरेंट लेंथ पे रेजोनेंस मिलता है, जैसे लैम्डा बाई 4 पे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट मिलेगा 3 लैम्डा बाई 4 पे, नेक्स्ट मिलेगा 5 लैम्डा बाई 4 पे। ये नहीं कि लैम्डा बाई 4 का मल्टीपल जो होगा वही रेजोनेंस देता है, तो कितने नंबर ऑफ हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होंगे? तो फर्स्ट वन मिलेगा लैम्डा बाई 4 पे। ओके, अब लैम्डा बाई 4 जो आएगा वो कितना आएगा? 1.1/4। ये अप्रोक्सीमेटली 1/4 0.25 होता है, 0.256 या कुछ ऐसा आ जाएगा। डन। 0.25 के आसपास। 3 लैम्डा बाई 4 निकालोगे, ये आएगा इससे 3 से गुना, ये 0.75 के आसपास आएगा। ओके, तो जब अगर मैं 5 लैम्डा बाई 4 करता हूँ तो ये मोर देन 1.1 मीटर आएगा। क्लियर है? ओके, लेकिन ओवरऑल जो लेंथ है वो तो 1 मीटर ही है ना। ओके, तो 1 मीटर में कौन कौन से रेजोनेंस मिलेंगे? एक तो फर्स्ट रेजोनेंस मिलेगा और सेकंड रेजोनेंस मिलेगा, बस इसके अलावा तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ओवरऑल नंबर ऑफ रेजोनेंस जो मिलेंगे या नंबर ऑफ हार्मोनिक्स जो प्रोड्यूस होगा वो केवल दो ही होगा। क्लियर? ओके, लेंथ और ज्यादा होती ट्यूब की तो शायद मुझे और भी पॉसिबल रेजोनेंसेस मिल पाते हैं, पॉसिबल हार्मोनिक मिल पाते हैं, बट यहाँ पे नहीं है। ओके, आइए चलिए। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू कॉर्क्स P एंड Q ऑन द वाटर विल बी, ऐसे समझिए, एक ऐसा ऑसिलेशन है इस तरीके से, तो यहाँ से पीक चले गए, इसको वन ऑसिलेशन, जिसका वेवलेंथ हम लैम्डा काउंट करते हैं और इसका पार्ट डिफरेंस 2 पाई काउंट करते हैं, फेज डिफरेंस 2 पाई, पार्ट डिफरेंस लैम्डा। ओके,
तो ऐसे समझिए कि यहाँ से जाके ऐसे जाके यहाँ तक पहुँच गए, एक आपने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, ओके, एक और ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया और एक हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट किया। ओवरऑल आपने टोटल 2 कंप्लीट, ओके, 2 कंप्लीट एंड हाफ यानी 2.5 ऑसिलेशंस कंप्लीट किए हैं। ओके, 2.5 ऑसिलेशन कंप्लीट किए इस फिगर के अकॉर्डिंग। और आपसे पूछा गया है कि फेज डिफरेंस बताओ। वन ऑसिलेशन इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई फेज। ओके, 2 इनटू इतना ये आएगा 5 पाई। कितना आएगा? 5 पाई। ऐसा ऑप्शन में कहीं नहीं है। क्लियर? ओके। ये इसलिए नहीं है क्योंकि एक्चुअली में इस तरीके से ये तो ऑप्शन बोनस हो जाएगा आपका। बट हाँ, ये एक पुराना सवाल है। उस सवाल को मैं बताता हूँ, किसी बुक से है ये। ओके, उसमें आंसर इसका 7 पाई आएगा। ओके, उसमें क्या है कि इन्होंने ये जो क्यू दिया हुआ है, क्यू को यहाँ रहने दो। ओके, ये 1 डिप्रेशन, 2 डिप्रेशन और एक 3 डिप्रेशन, ये यहाँ पर पॉइंट पी था। ओके, ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट पी होगा तो 1 ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन एंड टोटल 3 एंड हाफ ऑसिलेशन बनेंगे यहाँ पे। ओके, तब जाके 7 पाई आपका आंसर आएगा। इस फिगर के अकॉर्डिंग तो 5 पाई आ रहा है। डन? ओके, चलिए तो इसको आगे बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे पुराने एग्जाम में आ चुके हैं। एक एक कंप्लीट ये डिप पॉइंट से दूसरे डिप पॉइंट पे जाएंगे तो एक ऑसिलेशन माना जाएगा। वो 2 पाई का फेज या लैम्डा का पार्ट डिफरेंस हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन सोनोमीटर a stretched wire is seen to vibrate with the frequency of 30 hertz per 30 hertz in the fundamental mode। अब फंडामेंटल मोड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तो V/2L होती है। ओके, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ना, 2FL। ओके, फ्रीक्वेंसी दिया है, लेंथ ही नहीं पता है। ओके, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द ब्रिज इज 60 मीटर। ओके, एंड स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग एंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। ओके, पहले तो वेलोसिटी निकालो, 2 इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 30 इनटू लेंथ इज 0.6। ओके, तो ये 36 के आसपास आ जाएगा। ओके, तो ये आएगा 36 मीटर पर सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? ओके, और उसके बाद ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन का एक फॉर्मूला और होता है, v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। तो टेंशन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स और वी स्क्वायर, और म्यू आपको 0.05 इंटू वी स्क्वायर 36 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। हालांकि 36 केवल एक ही में है तो यही ऑप्शन आप लगा दीजिएगा। क्लियर है? 64.8 आना चाहिए उसको सॉल्व करने पे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अ कॉपर वायर इज अटैच्ड टू टू एंड्स बिटवीन द टू रिजिड सपोर्ट्स जो 30 डिग्री पे है, एंड वायर इज टॉट विद नेग्लिजिबल टेंशन। अभी टेंशन नहीं है। नाउ हम उसका टेम्परेचर कम करते हैं, तो अब वो टेंशन में आ गया ना, उसकी लेंथ कम होनी चाहिए बट उसकी जगह तो मिली नहीं। ओके, तो इसके अंदर एक थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा जिसकी वजह से टेंशन होता है वाई ए अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। ओके, देन स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन दिस वायर इज इक्वल टू टेंशन बाई म्यू, या फिर अंडर रूट टेंशन बाई रो टाइम्स ऑफ ए होता है। ओके, रो आपकी डेंसिटी होती है, टेंशन है वाई ए अल्फा डेल्टा टी। मैं एरिया के टर्म में इसलिए लिखा हूँ ताकि ऊपर और नीचे की एरिया कैंसिल हो जाए। ओके, और अब ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी बाई डेंसिटी। ओके, अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस कितना है? यंग्स मॉडुलस इज 1.3 इंटू 10 टू द पावर 11। ओके, इंटू अल्फा, अल्फा इज 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम 30 टू 10 यानी कि 20 अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी इज 9 इंटू 10 टू द पावर 3, 9 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। अब इसके बाद इसे सॉल्व कर लेना है। ओके, तो ये देखो ऑप्शंस बहुत दूर-दूर है। मैं तो कहूँगा कि पहले आप पावर सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिएगा क्या होगा। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, थोड़ा लेंदी है, मैं इस बात को मानता हूँ। कुछ सेकंड का टाइम देंगे तो हो जाएगा। ओके, प्रॉब्लम नंबर 40। ओके, द वेव इज एक्सप्रेस्ड बाय दिस मच इक्वेशन। ओके, y इक्वल टू 10 sin ax प्लस bt। द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम एट ओरिजिन। ओके, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होता है, एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके वापस आता है और पहले ऐसे जा रहा था। इस जाने वाली इक्वेशन की वैल्यू दे रखी है। ओके, इसकी इक्वेशन पूछी गई है। तो अगर ये 10 साइन ए एक्स प्लस बी टी है, ए एक्स प्लस बी टी का मतलब होता है कि ये माइनस एक्स डायरेक्शन में चल रहा था। तो ओके 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 ओके, इसका मतलब मैंने सब कुछ उल्टा बनाया है। ऐसे मानिए एक वेव है जो इधर की ओर आई है, नीचे की ओर, ये है 10 साइन ए एक्स प्लस बी टी, ऐसा वेव है। जब रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा तो इसकी कुछ 81% ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। 81% एनर्जी का मतलब समझ पाते हो? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो अगर 81% है तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो केवल 90% होगा।
समझ पाए? 90 का ही तो स्क्वायर, 0.9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 90% होगा, तो 10 का 90% कितना होगा? 9 हो जाएगा इंटू साइन। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ax माइनस bt हो जाएगा, ये बात जरूर याद रखिएगा पहले तो यहाँ पे 9 होना पड़ेगा। ओके, सॉरी 9 तो नहीं होगा। ठीक, एनर्जी 81% है ना, एनर्जी 81% है तो इसका सिंपल मतलब हो जाएगा, हाँ एनर्जी 81% है तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है तो 9 हो जाएगा। दूसरी बात, जब डेंसर मीडियम से ये रिफ्लेक्ट होता है तो एक पाई का फेज डिफरेंस भी होता है, और पाई का फेज डिफरेंस होने से यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे एक और माइनस आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। 41 देखिए, फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू ट्यूनिंग फॉर्क्स पी एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली 1.5% मोर एंड 2.5% लेस देन द ट्यूनिंग फॉर्क आर। ठीक, पहले तो मैं आर की फ्रीक्वेंसी को कुछ मान लेता हूँ एफ है, क्लियर है? ओके, अब पी की फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ पी इज इक्वल टू 1.5%, 1% मतलब 1.01 होता है, ये बनेगा एफ प्लस 1.5 एफ बाई 100, सही तो होगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू जो है वो 2.5% लेस है, एफ माइनस 2.5 एफ बाई 100, क्लियर है? ओके, और जब इन दोनों को साउंड टुगेदर किया जाता है दे प्रोड्यूसेस 12 बीट्स इन 1 सेकेंड, यानी बीट फ्रीक्वेंसी जो है ये 12 है, इनका डिफरेंस 12 है, एफ पी माइनस एफ क्यू 12 है। ओके, एफ पी माइनस एफ क्यू करोगे तो ये कैंसिल होगा, 1.5 माइनस 2.5 ये ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस ये आ जाएगा 4 एफ बाई 100 इक्वल टू 12। ओके, तो ये 3 है और यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 300 हर्ट्ज। ओके, क्या पूछा था? द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क आर, हाँ ये तो इजी सी बात है, आर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 300 हर्ट्ज की इक्वल हो जाएगी। चल, next problem. In open pipe, when air column is 0.2 meter, it is in resonance with tuning fork A. Okay, तो यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी V by 2L जो होगा वो बराबर होगा, और V by 2L जो है वो 0.2 है। क्लियर? ओके, नाउ व्हेन लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 0.02 मीटर, देन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, F डैश हो जाएगा V by 2, L is L plus 0.02 मीटर। ओके, नाउ इट इज गोइंग टू बी V by 2 into 0.22, L is 0.2, ऐसा बन जाएगा। देन ए और बी जब टुगेदर साउंड करते हैं तो 4 बीट मिलता है। ओके, अब तुम ऐसा समझिए कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इन दोनों का डिफरेंस 4 है। ओके, पहले इनका रेशियो निकालो, ये अगर तुम डिवाइड करते हो, ओके, एफ डैश बाई एफ, ओके, तो ये एफ डैश बाई एफ अगर निकालते हैं तो एफ डैश में ये आएगा, वी वी कैंसिल होगा, एफ डैश इक्वल टू वी बाई 2 इंटू 0.22 इंटू वी बाई 2 इंटू 0.2, वी बाई टू कैंसिल होगा और एफ डैश बाई एफ आएगा 0.2 बाई, ये 10 बाई 11 आ जाएगा। ओके, 10 बाई 11, या फिर एफ बाई एफ डैश आएगा 1.1, 1.1। अब सोचो f इज इक्वल टू 1.1 एफ डैश। ओके, ये आपके रिलेशन आ गई, और बीट फ्रीक्वेंसी 4 है यानी इन दोनों का डिफरेंस, इट मींस एफ डैश माइनस एफ इज इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी 4, एफ डैश इज 1.1, हाँ 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 हाँ, नहीं एफ माइनस एफ डैश लिख दीजिए, रीजन में कि जो बड़ा होगा उसको उसमें से माइनस करेंगे, 1.1 एफ डैश माइनस एफ डैश इक्वल टू 4। ओके, 0.1 एफ डैश इक्वल टू 4, एफ डैश इक्वल टू 40, एफ डैश इक्वल टू 40, और एफ उससे बड़ा होगा 4, एफ इज इक्वल टू 40 प्लस 4, आंसर आ जाएगा 44 हर्ट्ज। ये दो ऑप्शंस ही होने चाहिए, 40 एंड 44 हर्ट्ज, ये आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर। क्लियर है? ओके, बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी बाई 12 होती है, और जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ वन माइनस एफ टू होता है। अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये एक सुपर पोजिशन का प्रॉब्लम है, टू पल्स ट्रेवल म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड ऑफ 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, इनिशियली द पल्सेस आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट एंड आफ्टर 2 सेकंड के बारे में बात करनी है कि इनमें से पॉसिबल ग्राफ कौन-सा होगा। पहले ये समझो कि ये 2.5 से चल रहा है। एक के रिस्पेक्ट में दूसरा जो है 2, एक को रोक दो और इसको तुम चला दो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से, चलेगा?
ओके, एक को रोक के डबल कर दिया स्पीड और 2 सेकंड में कितना चला जाएगा 10 सेंटीमीटर और गैप कितना है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक पल्स दूसरे पल्स के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा। देखो इस तरीके से आ रहा होगा और ऐसे कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा। जब कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा तो ये दोनों इक्वल हैं, सिमिलर हैं और जब इक्वल हैं, सिमिलर हैं तो ये पार्टिकल जिसको ऊपर भी जाना था, नीचे भी जाना था, ना ये ऊपर जाएगा, ना ये नीचे जाएगा। ये इन दोनों का रिजल्टेंट होके 0 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से ये रुक जाएगा और फ्लैट लाइन बनेगी इस तरीके से। ओके, ऐसा नहीं कि एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी है यहाँ पे काइनेटिक के फॉर्म में बट ये 0 नहीं हुआ है। क्लियर? ओके, तो ये इस तरीके से फ्लैट लाइन मिलेगी उस मोमेंट पे और पहले ऐसे देखो इस तरीके से आया, ऐसे, 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 ये रुक गया और फिर ऐसे इस तरीके से आगे की ओर फिर से पल्स बन जाएगा। ओके, तो ये पल्स दोबारा बन जाएँगे, ऐसा नहीं कि पल्स नहीं रहेंगे, जैसा था वैसे ही रहेगा बट ड्यूरिंग दैट सुपरपोज़िशन ये फ्लैट रहेगा। ओके, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ वायर रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर बिटवीन द पुली एंड फिक्स्ड सपोर्ट इज ये 1.5 मीटर है। ओके, द मास इज 12 ग्राम, यहाँ से म्यू मिल जाएगा। ओके, इसका म्यू हम निकाल सकते हैं। ओके, मास जो है वो 12 ग्राम है, 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एंड लेंथ इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विद विच द वाइब्रेट टू लूप्स का मतलब इन मिडल पॉइंट मतलब कि दो लूप ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। ओके, ये लैम्डा बाई टू इसकी लेंथ और लैम्डा आपस में क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। ओके, अब क्या करना होगा, टू लूप्स हैविंग मिडल पॉइंट आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है। एक बात बताइए फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है? v इक्वल टू एफ लैम्डा। v इक्वल टू एफ लैम्डा तो ये एफ v बाई लैम्डा होगा। लैम्डा जो है एल के ही इक्वल हो जाएगा तो v बाई एल होगा और v होता है अंडर रूट टी बाई म्यू। बस इतना ही करना था। ओके, अब बताइए क्या होगा, वन अपॉन लेंथ, लेंथ कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस टू अंडर रूट टेंशन टी, टेंशन एम जी के इक्वल होगा 180 लिख देता हूँ मैं। ओके, जी की जगह 10 ले लेता हूँ। टी बाई म्यू मास पर यूनिट लेंथ, मास इज 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, लेंथ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और ये यूनिट किस में आएगी हर्ट्ज में आ जाएगी। ओके, अब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, ऊपर आएगा 100 नीचे आएगा 1.5 अंडर रूट। ओके, और ये 15 आएगा, 15 और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो ये 15 इंटू 15 हो जाएगा। 15 इंटू 15 में से 15 बाहर आ जाएगा और 15 बाहर ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 100 बाई 1.5 इंटू 15 ये 10 टाइम्स कैंसिल होगा, आंसर आएगा 1000। ओके, 1000 हार्ट्ज आपका क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, एग्जैक्ट वहां पे स्क्वायर रूट बन गया तो सॉल्व करना हमारे लिए ज्यादा आसान है। ठीक है, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक कॉलम मैच करना है, बोला है वेव प्रोड्यूस ऑन द वाटर सरफेस। देखिए पानी के सरफेस पे वेव जनरली नेचर के बारे में बात कर रहा होगा यहाँ पे। ओके, मुझे इतना पता है कि क्या पूछेंगे। देखिए, तो पानी का जो सरफेस आपको पता है कि अगर डिस्टरबेंस ऐसे चल रहा है और पार्टिकल का मोशन ऊपर नीचे है तो ये ट्रांसवर्स वेव कहलाता है। और अगर डिस्टरबेंस जिधर जा रहा है और पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरीके से है टू एंड फ्रो, इन दैट केस इसका जो मोशन होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। ओके, एक ट्रांसवर्स वेव है लॉन्गिट्यूडिनल, बट पानी का जो सरफेस होता है वेव प्रोड्यूस ऑन द वाटर सरफेस वो कुछ ऐसे रैंडम नेचर का होता है, ऐसे आपकी लहरें बनती हैं। ओके, ये आगे भी चलता है और ऊपर नीचे भी चलता है तो ये दोनों का मिक्सर होता है, बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव। तो जो पहला वाला है उसका तो आर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट का आर होगा। ओके, बाकी जगह आर है नहीं। ओके, तो बाकी जगह अगर आर है नहीं तो इसका मतलब है कि यही आप करेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाकी और भी देख लेते हैं। चेंज इन टेम्परेचर इन द मीडियम, अगर मीडियम में टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो स्पीड चेंज होगी और स्पीड चेंज होने से वेवलेंथ भी क्या हो सकता है चेंज हो सकता है। साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इन एयर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ये बात आपको पता है। ओके, ऐसे और भी चीज आप मिला सकते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पे पहला ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, समझ पाए, हमने एक ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया, बाकी आप एक एक करके डील कर सकते थे। ये था आज का पेपर। ओके, और फॉलो करते रहिए पूरी टेस्ट सीरीज और साथ साथ आप अभ्यास वाली सीरीज में टेस्ट भी देते रहे। ठीक है? ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट डिस्कशन में जो हम लोग करेंगे वो 12th का पहला पार्ट होगा और उसके बाद 3 या 4 पार्ट और बचेंगे 12th के। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।